हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 11th बोर्ड एग्जाम के नए पैटर्न के हिसाब से मैं आपको रिवाइज कराता हूं यहाँ पे चैप्टर्स। तो पिछले 4-5 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी रिवाइज कराए हैं आपको। तो आज मैं नया चैप्टर लाया हूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन। मैंने आपको लाजा मोशन के वीडियो में बोला था मैं वहां पे मोमेंटम डिस्कस नहीं करूंगा। मैं मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन यहां पे डिस्कस करूंगा। कोलिजन जो कि वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस होता है, लेकिन मैंने वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस नहीं किया, मैं वो यहां पे डिस्कस करूंगा। वरना वो वीडियो जो पुराने वीडियोस थे, लॉज ऑफ मोशन के वीडियोस, वर्क पावर एनर्जी के वीडियोस, वो ज्यादा लंबे बनते बेटा। ठीक है, उनको शॉर्ट करने के लिए मैंने ये यहां पे डिस्कस किया है। तो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, और मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन और कोलिजन डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है सर? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको एक्सप्लेन करना है, और इसी के हिसाब से रिकॉइल ऑफ गन और एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब भी ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अगर यहां पे बेटा आइसोलेटेड सिस्टम हम मानेंगे, कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक आइसोलेटेड, आप मानो बेटा ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ सर, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ये जो वर्ड आपने यूज किया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बेटा ऐसा सिस्टम जिसपे एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो के बराबर हो। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर हो, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम पे हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या स्टेट करता है बेटा? अगर सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम हो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो तो इसका जो मोमेंटम है, किसका मोमेंटम बेटा? सिस्टम का मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? कॉन्जर्व्ड रहेगा। कॉन्जर्व्ड रहेगा। कॉन्जर्व्ड मतलब जितना इनिशियल, इसमें पार्टिकल्स थे बेटा, ये पार्टिकल्स थे। ठीक है, इनका इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है पी आई। व्हाट इज पी आई? इनिशियल मोमेंटम किसका? सिस्टम का। ये पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक पार्टिकल एक के साथ, दूसरा पार्टिकल दूसरे के साथ, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहे हैं। इनका इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का पी आई। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मोमेंटम बेटा जो है, फाइनल मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम, चलो मैंने ये फाइनल सिस्टम बनाया बेटा, इसका फाइनल मोमेंटम जो है पी एफ होगा। व्हाट इज पी एफ बेटा? फाइनल मोमेंटम। किसका फाइनल मोमेंटम? सिस्टम का। तो ये सारा मोमेंटम चेंज हुआ होगा बॉडीज का। इस बॉडी का मोमेंटम था m1u1, इसका m2u2, ठीक, इसका m3u3, इसका m4u4। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का। तो क्या था सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो था बेटा वो था सर m1u1। हाँ बेटा, प्लस m2u2। हाँ सर, प्लस जितने भी पार्टिकल्स से सबके मोमेंटम्स आपको ऐड करने। ठीक, ये था इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हाँ सर, अब फाइनल मोमेंटम किसके बराबर सर? m1v1, क्योंकि वेलोसिटी अब चेंज हुई है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी v1 है, v2 है, सब चेंज हुआ है, प्लस m2v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर इनिशियल मोमेंटम है पी आई, फाइनल मोमेंटम है पी एफ, तो सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कॉन्जर्व्ड रहेगा। कॉन्जर्व्ड मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या बॉडीज का मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा? नहीं, बॉडीज का मोमेंटम चेंज हुआ है। बॉडी नंबर 1 का था m1u1, लेकिन अब है m1v1। बॉडी नंबर 1 का मोमेंटम चेंज हुआ है। बॉडी नंबर 2 का मोमेंटम था m2u2, लेकिन फाइनल मोमेंटम है m2v2। सो मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज का चेंज हुआ है, लेकिन सिस्टम का कॉन्जर्व रहेगा। जितना इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम उतना ही फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो क्या बोलता है बेटा ये ला? क्या बोलता है ये ला? बोलता है इफ नो
external force acts on system. If no external force acts on system, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम, हाँ सर मोमेंटम, लेकिन बॉडीज का मोमेंटम नहीं, सिस्टम का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्जर्व्ड, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्जर्व्ड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ इनिशियल, आप दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लेकिन किसका, बॉडीज का नहीं बेटा, सिस्टम का। आप बोलोगे सर इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हाँ, इनिशियल मोमेंटम में क्या क्या मोमेंटम आया, m1u1, हाँ सर, प्लस m2u2 प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ, फाइनल मोमेंटम में क्या है सर, m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी लॉ का नाम है। होए होए, इतना क्लियर है बेटा, हाँ सर इतना क्लियर है। ये बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूफ भी आता है, 2 या 3 स्टेप्स में इसकी प्रूफ है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। चलो बेटा जरा न्यूटन सेकंड लॉ बोलो, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, हाँ सर न्यूटन सेकंड लॉ, आए हाय, चलो न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है सर फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट चढ़ेगा, और कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता ही है 1 के बराबर है, सो आपको फोर्स आएगा बराबर डी, अच्छा यहाँ पे वेक्टर साइन, यहाँ पे वेक्टर साइन, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। देखो बेटा, अगर ये फोर्स ऑन बॉडी आपको लेना है, अगर आपको फोर्स ऑन बॉडी लेना है तो मोमेंटम ऑफ बॉडी मिलेगा, अगर फोर्स ऑन सिस्टम लेना है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम लेना है आपको। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ, सो मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ सिस्टम एस इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, लेकिन कौन सा वाला पी आएगा, सिस्टम का पी। ये बेटा फोर्स की फॉर्मूला है। अच्छा बेटा अब आप बोलो, अब आप बोलो क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, अगर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, if no external force acts on system, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको जीरो आएगा बराबर डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम जीरो के बराबर है, मोमेंटम की डिफरेंशिएशन जीरो। अरे डिफरेंशिएशन किसकी जीरो आती है, जो चीज कांस्टेंट होती है सर उसी की डिफरेंशिएशन जीरो आती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो क्या है, कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, यहां पे जितना इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम किस पे अप्लाई करते हैं, बॉडी पे या सिस्टम पे, सिस्टम पे। और कौन सा सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसपे या तो फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है, या अगर नेट फोर्स है, दो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स जीरो बनेगा, वो भी आइसोलेटेड सिस्टम हम मानेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें दो चीजें यहां पे आपको एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ अ गन एंड एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। ठीक है, चलो बेटा नंबर 1 एप्लीकेशन जो इसकी है दैट इज रिकॉइल ऑफ अ गन, वो आपको एक्सप्लेन करना है, रिकॉइल ऑफ अ गन। ठीक है, गन का रिकॉइल होना आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप देखो बेटा करना क्या है, ये मैं गन बनाऊंगा, पहले मुझे गन बनाना ही नहीं आएगा, तो ये मैंने जोकर वाला गन बनाया। चलो बेटा ये गन है, मास ऑफ गन मैंने रखा एम जी, कैपिटल जी के बराबर। ठीक है, और इसमें बेटा बुलेट है। ठीक है, बुलेट है इसमें, चलो बुलेट में दूसरे कलर से बनाऊंगा।
चलो बुलेट में येलो से बनाऊंगा और बुलेट का मास स्मॉल एम रखेंगे, गन का मास कैपिटल एम और बुलेट का मास स्मॉल एम। इनिशियली आप देखो बेटा क्या है, ये हम सिस्टम मानेंगे। इनिशियली दोनों चीजें जो है वो रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है। सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? इट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिस्टम में दो ही चीजें हैं, एक गन है, दूसरा मास है, दूसरा बुलेट है। गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी रेस्ट पे, दोनों का मोमेंटम मिला के जीरो बन जाएगा क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। लेकिन होता क्या है बेटा, होता क्या है, जब बुलेट निकलता है, बुलेट का मास है एम, बुलेट निकला विद स्पीड, लेट अस से मैं रखूंगा UB। व्हाट इज UB? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ताकि आपको, अच्छा MB रखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। MB, B स्टैंड्स फॉर बुलेट, ठीक है। जब ये निकलता है बेटा, जब ये निकलेगा, बुलेट निकलेगा, तो आपको पता है गन जो है वो अपनी जगह पे नहीं होगा, वो रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेट अस सपोज आपको पहले पता ही नहीं रिकॉइल आगे होगा या पीछे। कॉमन सेंस में तो पता है गोली जब आगे जाएगी गन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेट अस सपोज किसी को पता ही नहीं है गन रिकॉइल किस डायरेक्शन में होगा, सो मैं गन की वेलोसिटी पहले डायरेक्शन बैकवर्ड नहीं रखूंगा, बाद में इसको माइनस साइन निकलेगा खुद। मास ऑफ गन रखेंगे mg, लेट अस सपोज वेलोसिटी हम रखेंगे vg के बराबर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। अच्छा, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, सिस्टम के मोमेंटम में दो मोमेंटम्स आएंगे। कौन कौन सा मोमेंटम? हाँ सर, दो आएंगे, एक बुलेट का मोमेंटम आएगा और गन का मोमेंटम। बुलेट का मोमेंटम है MBUB, हाँ सर, ये बुलेट का मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, हाँ बुलेट प्लस, हाँ, और गन का मैंने प्लस क्यों रखा, मैंने सोचा कि गन भी आगे जा रहा है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। गन जो है दैट रिकॉइल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन मैं पहले अज्यूम कर रहा हूं आगे जा रहा है, फिर आप लास्ट में माइनस निकलेगा, आपको आएगा। अच्छा, मोमेंटम ऑफ गन किसके बराबर है बेटा? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। हाँ सर, ये आया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा बेटा, ये है इनिशियल मोमेंटम और ये है फाइनल मोमेंटम। अच्छा, क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, एक्ट्स ऑन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल जीरो था, अच्छा फाइनल तो आपने अभी निकाला, कितना था? MBUB, हाँ सर, प्लस MGVG। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, होए होए, इसको यहां ट्रांसफर करो, आपको MGVG आएगा, किसके बराबर आएगा? -MBUB के बराबर। ठीक है बेटा, इसको यहां ट्रांसफर करो, VG आपको आएगा -MBUB, ठीक है, डिवाइडेड बाय MG। अरे, ये है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, गन की वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो है ये VG। व्हाट इज VG? वेलोसिटी ऑफ गन, गन किस वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा, और माइनस साइन निकली, माइनस क्या इंडिकेट करता है? बुलेट अगर आगे जाएगा गन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, दूसरा मसला है बेटा, यहां पे एक और चीज है, यहां पे हमें मिलेगा। आप मुझे बोलो, बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, बुलेट 200 मीटर पर सेकंड से आगे गया, 300 मीटर पर सेकंड से गया, लेकिन गन बहुत कम स्पीड से, क्योंकि अगर गन की भी स्पीड इतनी ज्यादा हुई, इंसान तो खुद ही मर जाएगा। गन पीछे आता है लेकिन कम स्पीड से, क्यों? देखो बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ गन है, ये मास ऑफ गन है। अगर आप देखोगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ गन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन। गन का मास बहुत ज्यादा है, मास ऑफ गन बहुत, वेलोसिटी ऑफ गन बहुत कम होगी। सो वेलोसिटी ऑफ गन क्यों कम है? क्योंकि मास ऑफ गन ज्यादा है, वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। और दूसरा चीज, गन जो है रिकॉइल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, बुलेट आगे जाएगा, गन
बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगा। तो ये पहली एप्लीकेशन थी, ठीक है बेटा। अब दूसरा मसला है बेटा, दूसरी एप्लीकेशन जो इसकी है, दूसरी एप्लीकेशन जो क्वेश्चन में थी, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। चलो बेटा, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं नीट एंट्रेंस के लिए, तो फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है वो बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो बेटा, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, बॉम्ब का एक्सप्लोड होना। चलो बेटा, बॉम्ब क्या था इनिशियली? ये बॉम्ब था इनिशियली, हम मानेंगे बॉम्ब क्या था? रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट पे था। व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉम्ब? जीरो, जीरो के बराबर था। अब बॉम्ब को क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ। अब बॉम्ब को क्या हुआ बेटा? एक्सप्लोड हुआ। हाँ सर, एक्सप्लोड हुआ। यहां एक्सप्लोड हुआ, एक टुकड़ा यहां से निकला, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, बहुत सारे हिस्से हुए। ये था P1, ये था P2, ये था P3, ये था P4। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम? क्या फाइनल मोमेंटम है? फाइनल मोमेंटम में इतने सारे मोमेंटम्स आएंगे, हम मानेंगे बेटा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में P1 आएगा वेक्टर साइन लेके, P2 आएगा, P3 आएगा, अरे P4 आएगा। जितने भी पार्टिकल्स है उन सब का मोमेंटम आपको ऐड करना है, आपको फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मिलेगा, ठीक है। वेक्टर सम करना है क्योंकि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? क्या स्टेट करता है? अरे ये तो एक्सप्लोड हुआ, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, ये खुद एक्सप्लोड हुआ इंटरनल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम। इसका मतलब है, इसका मतलब हुआ सर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है वेक्टर सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी हिस्से हुए इसको, जितने भी टुकड़े हुए, उन टुकड़ों का वेक्टर सम अगर मोमेंटास का करेंगे वो किसके बराबर? 0 के बराबर आएगा। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना क्लियर हुआ। ये तो बहुत आसान था। हुई 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 हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करो एंड कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कौन सा? पहले डिफाइन करो सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास आपको पता है बेटा, हम क्या करेंगे, हम एक बॉडी है या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। चलो बेटा, यहां पे सिस्टम है, यही सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है। इन सारे पार्टिकल्स को अलग अलग से स्टडी करना मुश्किल होता है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, हम रिप्लेस करेंगे, हम एज्यूम करेंगे ये जो सारे मासेस है एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हुए हैं, एक ही पॉइंट पे जमे है। अब मुझे बाकियों के साथ कोई गर्ज नहीं है, मुझे अब इसी वाले पॉइंट के साथ गर्ज है, इसी वाले पॉइंट के साथ गर्ज है। इस वाले पॉइंट पे मैंने क्या किया, जितने भी पार्टिकल्स थे उन सब का मास मैंने माना एक ही जगह पे कंसंट्रेट है। अब मेरा जो एनालिसिस होगा इसी पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, हाँ, इट्स अ पॉइंट वेयर whole mass of the system is supposed to be concentrated, is supposed to be कंसंट्रेटेड। इस पॉइंट पे हम मानते हैं सारे सिस्टम का मास जो है ये कंसंट्रेट हुआ है। हाँ, ये कभी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। रिंग की बात करो बेटा, ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। अरे बॉडी तो यहां पे है, यहां पे हवा में सेंटर ऑफ मास है, ये इस टाइम बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब मुझे कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास करना है। किसका सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा? दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, अरे सेंटर ऑफ मास पहले ही हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना दूर है ये सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से कितना दूर है ये सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से मुझे देखना है बेटा, ठीक है, ओरिजिन से कितना दूर है।
इतना समझ आया? चलो बेटा, यहां पे हम मानेंगे बेटा पार्टिकल नंबर 1 है जिसका मास है m1, ठीक है। और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर जो है ये हम मानेंगे ये r1 के बराबर। यहां पे बेटा दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, ठीक, ये मास है m2। यहां पे बेटा दूसरा ये है, इसका पोजीशन वेक्टर हम मानेंगे R2 के बराबर, ठीक है, R2 के बराबर। अच्छा, ये R1 किसके बराबर होगा बेटा? पोजीशन वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो k में नहीं ले रहा हूं मैं, फिर दो ही ले रहा। अच्छा चलो ले लो z1 k के बराबर। फिर z एक्सिस भी बनानी है, छोड़ो यार, मैं प्लेन ही बना रहा हूं। अब कहा मैं z एक्सिस भी बनाऊंगा। चलो बेटा R2 प्लेन में, चलो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। हाँ, इसका मतलब है इसकी कोऑर्डिनेट से x1 y1, हाँ, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट से x2 y। आप मुझे बेटा सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है, आप मानो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास है। जरा ये सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स आर सी में लिखूंगा। सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा सर? फॉर्मूला सिंपल है, m1r1 प्लस m2r2, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास में इस तरह से बनाऊंगा, ये 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 रहा बेटा सेंटर ऑफ मास, ठीक। ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम मानेंगे आर सी। आर सी किसका है? सेंटर ऑफ मास का जो है उसका कोऑर्डिनेट, ठीक। ये रहा बेटा आर सी हमें मिला। पोजीशन वेक्टर किसका? ये है सेंटर ऑफ मास का। अब मैं जब वो वैल्यूज डालूंगा इसमें बेटा, आर सी, आरसी जब आप डालोगे बेटा, आरसी आपको आएगा m1। जरा r1 के बदले क्या डालोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस, हाँ, m2 जरा किसके बराबर? x2 i कैप प्लस y2 j कैप डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा m1 प्लस m2। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे आर सी किसके बराबर आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2। दोनों को मैंने आई कैप कॉमन निकाली, पहले एक्सपेंड किया फिर कॉमन निकाली, एक स्टेप मैंने कम किया, प्लस, हाँ, m1 y1 प्लस m2 y2, और कौन सी कैप? j कैप, और नीचे आएगा m1 प्लस m2। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और ये कौन सी कैप है? आई कैप, प्लस, हाँ, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और कौन सी कैप? j कैप आएगी। ये है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हुआ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हुआ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। चलो बेटा, अब क्या करेंगे? अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, एक डायमेंशन में है, इलास्टिक कोलिजन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर इंपैक्ट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर इफेक्ट। बिफोर और आफ्टर इंपैक्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपको प्रूव करना है वो बराबर है। हाय हाय सर, ये क्या क्वेश्चन है? मैं आपको समझाऊंगा बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं आपको ये बेटा आप लाइन मानो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, हाँ, इस स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है।
ये बेटा बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है। ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, ठीक। और आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन ये है बेटा, ठीक। अब मसला क्या है बेटा, अरे बेटे मसला ये है m1, इसकी स्पीड जो है वो u1 के बराबर, ये है m2, इसकी स्पीड जो है u2 के बराबर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा ये m1, अब इसकी स्पीड बन गई है v1, ये m2, अब इसकी स्पीड बन गई है v2। अच्छा जरा बिफोर इंपैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर, बिफोर इंपैक्ट तो पहले हुआ, कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर है, जरा रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2, वो इट मींस u1 माइनस u2, ये है बिफोर। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जरा आफ्टर इंपैक्ट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, v2 माइनस v1, ठीक है, क्योंकि अब v2 ज्यादा होगी ना, वो आगे जाएगा, ये v2 ज्यादा होगी, अगर v1 ज्यादा होगा फिर और टकराएगा। केस नंबर बिफोर इंपैक्ट u1 ज्यादा है इसलिए मैंने u1 माइनस u2 रखा, आफ्टर इंपैक्ट v2 ज्यादा है इसलिए मैंने v2 माइनस। आपको प्रूव करना है ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है आपस में, किस कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में। चलो बेटा इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है बेटा दो चीजें कॉन्जर्व रहती है, क्या 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 कॉन्जर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहता है, हाँ सर लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहता है, और काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व रहती है, ठीक है बेटा, दो चीजें कॉन्जर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम। चलो बेटा पहला प्रिंसिपल हम लगाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन हम लगाएंगे बेटा, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन। देखो बेटा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इट इज m1u1 प्लस m2u2। हाँ ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम m1v1 प्लस m2v2। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये है इक्वेशन नंबर 1, हम रखेंगे इसका नाम, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा। चलो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा बेटा, क्यों, क्योंकि एक इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में दो चीजें कॉन्जर्व, क्या क्या चीजें कॉन्जर्व, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्वेशन, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर, ठीक है, हाँ हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। ऊपर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा इसमें मैं लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करूंगा ताकि मुझे स्टेप्स बच जाए आगे। चलो बेटा इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में कर सकते हो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आएगा बेटा m1, ठीक है, u1 माइनस v1। अरे देखो ना सर ये कहां से आया, m1 u1 m1 v1, इसको ट्रांसफर किया, दोनों का m1 कॉमन निकला, आंसर समझ आया, ये आएगा m2 ब्रैकेट में आएगा v2 माइनस u2, ठीक है। अब इस इसी का नाम आप 1 रखो, ठीक है, अब इसी का नाम 1 रखो, इसी इक्वेशन का नाम आप 1 इक्वेशन रखो, इसका नाम आप 1 रखो, ठीक है। चलो मॉडिफाई होगी इसी तरह से, दूसरे को m1 वाली टर्म्स एक साइड, m2 वाली टर्म्स दूसरे साइड, आपको आएगा हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यही आया। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है बेटा। हाफ ऑफ m1 आपको आएगा बेटा u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, यही तो आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है। राइट साइड से हाफ ऑफ m2 v v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, यही तो आया, हाँ सर बिल्कुल यही आया। और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ इस हाफ के साथ कैंसिल हुआ, हाफ रखने की जरूरत नहीं है आपको, वो खुद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ इसकी हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है बेटा, इस इक्वेशन का नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हुआ बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। अरे 2 को 1 के साथ डिवाइडिंग करें, डिवाइडिंग 2 बाई 1। जरा दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, m2 v2 माइनस u2, यही तो है। हाँ सर, और v2 प्लस u2। नीचे आएगा, क्या आएगा नीचे, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1, वेक्टर साइन अब लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा। m2 है ना फर्स्ट इक्वेशन, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड किया। बोलो बेटा कौन कौन गुजर गया, m1 m1 के साथ, ये इसके साथ, m2 m2 के साथ, ये इसके साथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आया u1 प्लस v1, राइट हैंड साइड से आया v2 प्लस u2। ठीक है बेटा, ट्रांसफर करो, आपको आएगा u1 माइनस u2, इसको मैंने यहां लिया, इसको यहां ले लो, आपको आएगा v2 माइनस v1। यही तो बेटा मुझे प्रूव करना था, यह है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट। ये क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट। अरे यही तो मुझे प्रूव करना था ना, यही तो, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है बेटा, ये मैंने आपको दिया। दो इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों को डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर आएगा। चलो बेटा आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर आएंगे। डिफाइन इंपल्स एंड मोमेंटम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। इंपल्स को डिफाइन करो बेटा, क्या बोलते हैं इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स, आप किसको बोलते हैं, इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स, ये हम बोलते हैं व्हेन लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी किताबों पे, जिसमें हम फोर्स और टाइम का इफेक्ट लेते हैं। जैसे आप हैमर किसी चीज पे मारते हो, फोर्स तो ज्यादा है लेकिन टाइम ऑफ इंपैक्ट कम है। कैच पकड़ते हो, फोर्स ज्यादा है, टाइम ऑफ इंपैक्ट कम है। ठीक है, इसको हम इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, या किसी और किताबों पे कुछ और डेफिनेशन होगी बेटा, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको नजर मार सकते हो। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स। बेटा ठीक है यहां तक, हाँ सर यहां तक ठीक है। और मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम बेटा, जल्दी जल्दी बोलो सर, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम तो आपको पता ही है, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ वो मैथमेटिकली फिर आप अलग चीजें लिखते हो, हो सर वो मैथमेटिकली है, क्या लिखते हो मैथमेटिकली बेटा। अच्छा इंपल्स जो है, इंपल्स जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा मोमेंटम जो है वो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। चलो बेटा आप मुझे बोलो बेटा, ये जो है इंपल्स, जरा इंपल्स की फॉर्मूला क्या है, इंपल्स जे की फॉर्मूला क्या है। इंपल्स जे की फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, कोई बोलेगा फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम ऑफ इंपैक्ट डेल्टा टी, वो भी चलेगा। कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डेल्टा टी, वो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। ये एक कांस्टेंट फोर्स के लिए है, दूसरा वेरिएबल फोर्स के लिए। जिस तरह से आप वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हो, ऐसा ही इंपल्स होता है। चलो बेटा इंपल्स की फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है बेटा, ये है बेटा इंपल्स की फॉर्मूला। हाँ सर ये रही इंपल्स की फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये है और इंटीग्रेशन, कोई बोलेगा नो सर दूसरी वाली फॉर्मूला, वो भी चलेगा। कोई बोलेगा एफ इक्वल टू एफ, हाँ एफ इंटू डेल्टा टी, वो भी बेटा करेक्ट है। पहली फॉर्मूला किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए, दूसरी फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है बेटा, अब आपको पता ही है ये जो फोर्स है, जरा फोर्स किसके बराबर बेटा। अरे सर फोर्स चाहे इस फॉर्मूला में डालो या दूसरी फॉर्मूला में, कोई इश्यू नहीं है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। चलो बेटा पहली फॉर्मूला में डालेंगे,
जे आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जरा फोर्स किसके बराबर होता है, dp डिवाइडेड बाई dt। बिल्कुल बिल्कुल सर, फोर्स होता है dp डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई dt आएगा, dt dt के साथ गया, जे आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp के बराबर। व्हाट इज dp की इंटीग्रेशन क्या है बेटा, p, जे आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp है p, P, अच्छा, इनिशियल मोमेंटम P1 रखेंगे, फाइनल मोमेंटम P2 रखेंगे। अच्छा, J किसके बराबर आएगा बेटा, P2 माइनस P1। अरे यही तो है, इसको बोलते हैं इंपल्स जो है। व्हाट इज P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम। आपको आएगा बेटा, जे जो है इंपल्स जो है वो आया बराबर P2 माइनस P1। सो इंपल्स जो है, इंपल्स इट इज इक्वल टू किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या स्टेट करती है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या स्टेट करती है, इंपल्स अगर निकालना है वो सिंपली किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। बेटा इतना क्लियर हुआ, फिर से एक बारी, इंपल्स किसके बराबर, या फिर और दूसरी, इसके बहुत सारे प्रूफ्स है बेटा। कोई लिखता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन लिखता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, फिर टाइम और टाइम कैंसिल होता है, वहां पे एम डेल्टा वी निकलता है, वो भी तो यही प्रूफ है। बहुत सारे प्रूफ है, मैंने बहुत सिंपल प्रूफ दिखाया जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो बेटा, वाई क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल, क्रिकेटर क्यों हैंड अपने जब ये पकड़ता है, बॉल कैच पकड़ता है, फिर हाथ थोड़े नीचे लाता है, क्यों, क्यों, अभी तो आपने पढ़ा बेटा, ये जो इंपल्स है, इंपल्स जे, ये इंपल्स का कॉन्सेप्ट है, इंपल्स किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। हाँ सर, यही तो अभी पढ़ा। जरा ये इंपल्स, कांस्टेंट इंपल्स रखने के लिए, अच्छा ये नीचे लाएगा, जरा फोर्स किसके बराबर आएगा, फोर्स आएगा बराबर जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हाँ सर, बिल्कुल यही आया। अरे ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, टाइम, क्या रिलेशन है, फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ इंपैक्ट के इनवर्स है। अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया, फोर्स कम होगा। अब क्रिकेटर बोलो बेटा, क्रिकेटर बोलो, क्रिकेटर क्यों अपने हाथ नीचे लाता है, क्यों हाथ नीचे लाता है, क्रिकेटर अपने हाथ नीचे इसलिए लाता है, क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स, क्यों करता है लोअर्स हिज हैंड्स, क्यों करता है लो, ताकि टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है, टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है डेल्टा टी वो इंक्रीज हो, टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ाने के लिए। जब कैच की टाइम हाथ नीचे लाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, जब टाइम बढ़ गया, जब डेल्टा टी बढ़ गया, फोर्स जो है कम होगा, उसके हाथ पे कम फोर्स से बॉल आएगी, उसको इंजरी नहीं होगी। अगर ऐसे ही पकड़ेगा, ऐसे ही अपनी जगह पे हाथ नीचे नहीं लाएगा, अपनी जगह पे पकड़ेगा इस तरह से कैच, फिर आपको पता है टाइम कम होगा, फोर्स ज्यादा होगा, उससे लगती है बेटा हाथ को। ठीक है बेटा, चलो, अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड मोर फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। सीमेंटेड फ्लोर है, यही कॉन्सेप्ट है, इस पे एक आदमी गिर गया, और एक सैंड है, सैंड पे भी आदमी गिर गया, लेकिन सीमेंट पे इंजरी जो है ज्यादा होती है, और सैंड पे जो है इंजरी जो है वो लेस होती है। क्यों, क्योंकि इंजरी, आप देखो बेटा, सैंड में जब इंसान गिरेगा, और सैंड में भी फिर नीचे उतरेगा थोड़ा, जब सैंड के ऊपर गिरेगा फिर सैंड को भी कंप्रेस करके वो नीचे आएगा, इस तरह से नीचे आएगा, सैंड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, सैंड के अंदर की बात, सैंड के अंदर नीचे आएगा। उस वजह से बेटा टाइम ऑफ इंपैक्ट जो डेल्टा टी है वो क्या होगा, ज्यादा, टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा सैंड में। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा हुआ, फोर्स ऑब्वियसली कम हुआ, क्योंकि इंपल्स जो है, अभी तो मैंने दिखाया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो फोर्स कम होगा। अच्छा, यहां पे सीमेंट तो कंप्रेस वंप्रेस नहीं होता, सीमेंट कोई कंप्रेस नहीं होगा, इसमें टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है, लगने का टाइम वो बहुत कम है, फोर्स जो है बहुत ज्यादा है, सो इस पे इंजरी ज्यादा होगी। सो आप क्या लिखोगे अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप लिखोगे सैंड जो है, सैंड जो है ये क्या होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने की वजह से टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो ज्यादा होता है, फोर्स कम होता है।
ठीक है, तो उस वजह से इंसान अगर सैंड पे गिरेगा उसको नहीं लगेगी। सीमेंटेड फ्लोर होता है वो कोई कंप्रेस वंप्रेस नहीं होता है, उसमें डेल्टा टी है बहुत कम है और फोर्स जो है बहुत ज्यादा है। चलो बेटा, पोर्सलिन ऑब्जेक्ट्स आर रैप्ड इन पेपर ऑफ स्ट्रा बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो चाइना वेयर है, प्याले है, बाकी चीजें हैं, पोर्सलिन ऑब्जेक्ट्स है, उनको जब डब्बे में रखते हैं पैक करके, उस पैक को अंदर से पहले कुछ पेपर रखते हैं या ग्रास रखते हैं। क्यों रखते हैं ग्रास? अब मानो बेटा, ये मैंने एक डब्बा बनाया, पोर्सलिन का डब्बा बनाया, ये डब्बा है, डब्बे के अंदर मैंने बहुत सारे ये चाइना वेयर ऑब्जेक्ट्स रखे, ठीक। इसको फिर क्या करते हैं, रैप करते हैं इस तरह से पेपर में। क्यों? क्योंकि हाय हाय, क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, इसको क्यों पेपर लगाते हैं? वजह इसलिए है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम इसको इंपैक्ट लगता है, इंपैक्ट की वजह से फोर्स लगते हैं। अगर बेटा पेपर है, अगर बेटा पेपर है, पेपर क्या हो जाएगा, पेपर जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, पेपर हो जाएगा कंप्रेस। पेपर कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने की वजह से इसमें जो डेल्टा टी है ज्यादा लगेगा, कंप्रेशन का टाइम भी लेना है, इसको पहले इंपैक्ट आएगा पेपर के साथ, उसकी वजह से पेपर जो है कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ गया फोर्स कम होगा, ठीक है, तो ये टूटेगा नहीं। अगर आपने ये ग्रास वास या पेपर वेपर नहीं रखा होगा तो इसको टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो कम लगता, उसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगता, जिसकी वजह से वो ब्रेक होता। ठीक है बेटा, वो ब्रेक होता। इतना समझ आया? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चाइना वियर को हम इसलिए रखते हैं पेपर में ताकि जब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हाट हैपन्स, इसको इंपैक्ट लगता है, इंपैक्ट लगने की वजह से क्या होता है, ये कंप्रेस होता है पेपर, पेपर कंप्रेस होने की वजह से टाइम बढ़ता है। जब टाइम बढ़ गया बेटा, जब टाइम बढ़ गया फोर्स ऑब्वियसली कम लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑब्वियसली कम लगेगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, व्हेन बॉल फॉल्स ऑन अर्थ ऑल्सो मूव्स अप टू मीट इट बट मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट नोटिसेबल। व्हाई? व्हेन बॉल फॉल्स ऑन अर्थ, जब बॉल अर्थ पे गिर गई, ये अर्थ है बेटा, बॉल अर्थ पे गिर गई, ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, ये बेसिकली ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। जितना फोर्स अर्थ ने बॉल पे लगाया उतना ही फोर्स बॉल ने भी अर्थ पे लगाया। दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, दो फोर्सेस इक्वल, जितना अर्थ ने बॉल पे लगाया फोर्स उतना ही बॉल ने भी अर्थ पे फोर्स लगाया। दो फोर्सेस आपस में बराबर है बेटा, बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बॉल ही अर्थ पे गिरती है, अर्थ ही क्यों नहीं ऊपर चढ़ता है? क्यों? वजह यह है बेटा, ये फोर्स अगर बराबर है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास। फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बेटा। ठीक, जरा दोनों में से जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। बॉल का मास कम, बॉल का मास कम है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, उसकी एक्सेलरेशन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल आएगी। सो ऑब्जेक्ट ही क्यों अर्थ के ऊपर गिरता है, अर्थ ही क्यों नहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है? वजह यह है क्योंकि मास की वजह से। अब बोलोगे सर मास ऑफ अर्थ इज मोर, मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज, तो उस वजह से हाँ एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय एम। ये कॉन्सेप्ट यूज करके अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही लेस होगी। हाँ हाँ सर, इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। और एक और चीज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन जो है वो बहुत लार्ज होगी। इतना क्लियर है? हाँ सर, बहुत आसान है, ये बेसिकली ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई मस्ट गन बी केप्ट टाइट शोल्डर वाइल फायरिंग अ बुलेट। बुलेट फायरिंग के टाइम गन जो है उसको क्यों टाइट शोल्डर पे रखना चाहिए, क्यों?
क्यों रखना चाहिए? गन को शोल्डर पे टाइट रखना चाहिए। क्यों? अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बोला बेटा, जब बुलेट आगे निकलती है, गन जो है बेटा, गन रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अरे गन पीछे डायरेक्शन में रिकॉइल होगा। लेट अस सपोज गन रिकॉइल हुआ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गन रिकॉइल हुआ। हम चाहते हैं बेटा ये रिकॉइल स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड इससे भी कम होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे? हम शोल्डर पे टाइट करके रखेंगे। अगर हमने ये शोल्डर पे टाइट करके रखा, सो ये इंसान जो है, इंसान मैं लिखूंगा सीधे, इंसान प्लस गन जो है ये एक्ट करेगा एज अ सिंगल यूनिट। ये सिंगल यूनिट एक्ट करेगा, ये बिहेव करेगा जैसे ये एक ही चीज है। गन प्लस क्योंकि इंसान के साथ बंधा हुआ है ना, शोल्डर के साथ बंधा हुआ है, सो इट बिकम्स गन प्लस शोल्डर, या इंसान जो है वो एक्ट करेगा एक ही यूनिट, जिसकी वजह से इनका मास जो है वो बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ गया तो रिकॉइल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो है बेटा, वो बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल बहुत कम होगी। सो क्यों? आप बोलोगे सर इसलिए रखते हैं कीप टाइट टू शोल्डर, सो दैट गन प्लस शोल्डर, या इंसान रखोगे, इंसान पर शोल्डर या पर्सन एक्ट्स एज सिंगल यूनिट। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? मास जो है, मास इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से जो रिकॉइल वेलोसिटी है, जो उसकी वजह से रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। रिकॉइल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जी सर, जी सर। डिफाइन इंपल्स एंड डिराइव इक्वेशन फॉर इट। अरे इंपल्स डिफाइन करो और उसकी इक्वेशन डिराइव करो। एरिया अंडर फोर्स टाइम करो रिप्रेजेंट्स। चलो बेटा, इंपल्स मैंने अभी बोला है बेटा। इंपल्स क्या होता है बेटा? जब बहुत सारा फोर्स, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंपल्स जो जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके बराबर होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी के बराबर। ठीक है बेटा, ये है बेटा इंपल्स की फॉर्मूला। अच्छा, ये कैसे आप निकालोगे बेटा? फोर्स किसके बराबर होता है? dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीपल करोगे, dp किसके बराबर आएगा? f इंटू dt के बराबर। ठीक है, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करो बेटा, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करो। आपको इंटीग्रेशन ऑफ dp आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अरे इंटीग्रेशन ऑफ dp तो p है, कहां से कहां? p1 से लेकर p2, यहां आया इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जानते हो ये बन जाएगा p2 माइनस p1, आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अरे ये है ना चेंज इन मोमेंटम। P2 माइनस P1 क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स हुआ, चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स हुआ। सो आप लिख सकते हो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी जो है, एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, वो आया P2 माइनस P1। ठीक है, सो हमें इंपल्स जे जो है वो किसके बराबर आया? P2 माइनस P1। ये मैंने इससे पहले भी डिराइव किया, एक बार ये डिराइव किया। ठीक है बेटा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा बेटा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलो बेटा, फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम अगर एक साइड से प्लॉट करेंगे फोर्स, हाँ सर, एक साइड से प्लॉट हमने किया फोर्स, दूसरे साइड से टाइम प्लॉट किया, इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट किया? अच्छा, जे किसके बराबर है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया। सो एफ डी टी का एरिया जो है वो क्या देगा? जे। व्हाट इज जे? इंपल्स। सो एरिया अंडर एफ डी टी, एफ और डी टी का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स। चलो बेटा, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, हाउ डज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड हाउ डज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन इलास्टिक, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू देखना है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन हुआ? ऐसा कोलिजन जिसमें दो चीजें कॉन्जर्व रहेगी। नंबर 1, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा। नंबर 2,
काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इस मोमेंटम का नाम, इस कोलिजन का नाम इलास्टिक। आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वो है बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये हुआ इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरा कोलिजन क्या है बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ एक चीज कंजर्व रहती है, वो क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है बेटा वो कॉन्जर्व रहा। लीनियर मोमेंटम क्या रहा? कॉन्जर्व रहा। लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो लॉस होती है, वो लॉस होती है। उस कोलिजन का नाम इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, अगर बेटा इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 है बेटा, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है बेटा, सिंपल है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एनालाइज इलास्टिक कोलिजन इन 2D का ब्रीफ एनालिसिस करना है, थोरो टू द पॉइंट जाना है बेटा। देखो बेटा 2D का कोलिजन कैसा होता है। ये बेटा बॉडी नंबर, चलो चलो बेटा, ये है बॉडी नंबर 1, ये है बॉडी नंबर 2, ठीक है, बिफोर कोलिजन। चलो बेटा, you go M1, you go U1, ये हुआ बेटा M2, ये हुआ U2 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन एक जो है M1 जो है वेलोसिटी V1 से निकलेगा, M2 जो है वेलोसिटी V2 से निकलेगा एट एन एंगल ऑफ θ2। हाय 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 हाय। चलो बेटा नंबर 1 बेटा इलास्टिक है, नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है इस बारी अलोंग एक्स एक्सिस अलग, अलोंग वाई एक्सिस अलग। चलो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, जरा अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा? M1 U1, हाँ, प्लस M2 U2, ठीक है बेटा। अच्छा इसका क्या आएगा बेटा? इसका क्या आएगा? M1 V1 को cos थीटा, M2 V2 को cos थीटा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस लेना है। M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2। रिजॉल्व हमने किया बेटा, बाकी कुछ नहीं किया। इसको यहां का कंपोनेंट cos थीटा 1, यहां का कंपोनेंट cos थीटा 2। अलोंग वाई एक्सिस बोलो बेटा, अलोंग वाई एक्सिस, जरा अलोंग वाई एक्सिस क्या है? इनिशियली तो बॉडी जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस तो नहीं जा रही है बॉडी। इसका मतलब है बेटा अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम 0 है। हाँ फाइनल है, देखो बेटा इसका फाइनल अलोंग वाई M1 V1 साइन थीटा 1 ऊपर की ओर, इसका M2 V2 साइन थीटा 2 लेकिन नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर। सो आप आएगा बेटा M1 V1 साइन थीटा 1 माइनस M2 V2 साइन थीटा 2। इतना क्लियर है? अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल 0, फाइनल एक का ऊपर दूसरे का नीचे, इसलिए। और ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी को तो डायरेक्शन नहीं लेनी है, एनर्जी तो स्केलर है। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? half of M1 U1 square plus half of M2 U2 square। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल के बराबर फाइनल, half of M1 V1 square plus half of M2 V2 square। तो ये 3 इक्वेशंस बनती है। ये बस इतना ही एनालिसिस मुझे करना था। अब ये वेरी शॉर्ट है, एक एक लाइन में आंसर होगा बेटा, एक एक लाइन में आंसर होगा। when gun recoil is back, when it is being fired base, gun recoil is back when it is being fired is based on law of conservation of linear momentum।
आपको बोलना है बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या गन रिकॉइल बैक होता है? यस इट्स ट्रू। क्यों रिकॉइल होता है बैक डायरेक्शन में? टू कॉन्जर्व मोमेंटम, टू कॉन्जर्व मोमेंटम। मोमेंटम तभी कॉन्जर्व रहेगा जब गन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये सिर्फ ट्रू फॉल्स एक स्टेटमेंट। इन विच कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज मूव एट अ सर्टेन एंगल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर और आफ्टर कोलिजन में क्या है बेटा? बॉडीज एंगल पे निकलती है। उस कोलिजन का नाम क्या? ओब्लीक या टू डायमेंशनल कोलिजन। ओब्लीक कोलिजन या कोलिजन इन टू डायमेंशन आप बोल सकते हो। What is nature of force of interaction in an elastic collision? इलास्टिक कोलिजन जो है, इलास्टिक कोलिजन है जिसमें सारा कॉन्जर्व रहता है, उसमें फोर्स का नेचर कैसा है? आपको पता है फोर्स दो किस्म के होते हैं, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। ये कौन से फोर्स है? कॉन्जर्वेटिव। ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है बेटा, कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो बेटा डिफाइन इंपल्स। अरे कितनी बार डिफाइन मैंने किया। जे किसके बराबर है? फोर्स इंटू टाइम। जरा यूनिट बोलो। फोर्स है न्यूटन, टाइम है सेकेंड। सो जे जो है इंपल्स जो है इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। What remains conserved in inelastic collision? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कॉन्जर्व रही? इन इलास्टिक कोलिजन, अरे इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है लेकिन एक चीज कॉन्जर्व रहता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है बेटा वो कॉन्जर्व रहा। व्हाट रिमेन्स कॉन्जर्व्ड इन इलास्टिक? इलास्टिक में क्या कॉन्जर्व रहा? दो चीजें। क्या क्या चीज? एक तो लीनियर मोमेंटम, हाँ सर बिल्कुल लीनियर मोमेंटम, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर ये दो चीजें कॉन्जर्व रहती है। इफ वन मास इज हेवियर देन अदर, टू विच सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट? यहां पे एक मास हेवी है बेटा, दूसरा मास लाइट है। जरा सेंटर ऑफ मास कहां की ओर होगा? हेवी की ओर, ऑब्वियसली हेवी की ओर। सो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टू हेवी साइड, हेवी साइड शिफ्ट होगा। चलो बेटा फॉर विच बॉडी सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड बॉडी? क्या रिंग या डिस्क में सेंटर ऑफ मास आउटसाइड होता है? ऑब्वियसली रिंग में आउटसाइड होता है। ये रिंग है, आउटसाइड सेंटर पे होता है सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी के बाहर ये वाला पॉइंट है। चलो बेटा एरिया अंडर फोर्स टाइम करो। फोर्स टाइम करो में अभी मैंने बोला क्या देता है बेटा? इंपल्स। अच्छा ऑन व्हाट प्रिंसिपल रॉकेट वर्क्स? रॉकेट किस प्रिंसिपल पे है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे रॉकेट वर्क करता है। उसमें फ्यूल इजेक्ट होता है बैक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और रॉकेट प्रोजेक्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। A body is acted upon by a number of forces. Can it be at rest? एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस है, क्या बॉडी रेस्ट पे हो सकती है? यस हो सकती है। अगर बॉडी के पास यहां से एक फोर्स, यहां से दूसरा फोर्स, यहां से तीसरा फोर्स, यहां से चौथा फोर्स, इस फोर्स ने इसको कैंसिल किया, इस फोर्स ने इसको बैलेंस किया, नेट फोर्स बॉडी पे जो है, बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस है लेकिन नेट फोर्स जो है बॉडी पे जीरो है, सो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। हाँ हाँ सर। कैन रॉकेट ऑपरेट इन फ्री स्पेस? क्या रॉकेट फ्री स्पेस में हो सकता है? यस। रॉकेट को तो स्पेस में जाए कहां जाए इसको तो कुछ है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम। ये रॉकेट है बेटा, ये गैसेस नीचे लगाता है एक मोमेंटम, वो वापस इसको रिएक्शन देंगे, ये ऊपर जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो इट कैन ऑपरेट इन फ्री स्पेस। गैसेस नीचे से निकलेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसको क्या उसके साथ। An astronaut is in open space away from his spaceship. How can he return to his ship? यहां पे एक स्पेसशिप आप मानो, ये स्पेसशिप है, यहां पे एस्ट्रोनॉट है बेचारा, इसको यहां जाना है, ये स्पेस में है, कोई ग्रेविटी वेविटी नहीं है, ये चल नहीं सकता है बेटा, इसको यहां पे जाना है। ये क्या करेगा? अरे आगे से कुछ लगाएगा, बैग होगा आगे से लगाएगा, बैग नहीं होगा थूक तो होगी, थू थू आगे से लगाएगा, इस तरह से लगाएगा, ठीक है, स्पिट करेगा, कुछ चीज आगे से लगाएगा, उसकी वजह से मोमेंटम उसको पी मिलेगा, इसको भी मोमेंटम वापस पी मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल भी जीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम तक जीरो, जब आगे भी मोमेंटम पी पीछे भी मोमेंटम पी, उस मोमेंटम की वजह से ये पीछे लगाया जाएगा तो ये वापस स्पेसशिप के पास पहुंचेगा। सो कैसे आएगा ये? टू थ्रो समथिंग
इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पेसशिप के अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगानी है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में पीछे, अब जहां जाना होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। वाई डज गन नॉट रिकॉइल स्ट्रांगली, ये तो मैंने स्टार्ट में बोला, गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्यों कम होती है, मैंने आपको बोला वेलोसिटी ऑफ गन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन, ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। मास ऑफ गन जो है, आप बोलोगे सर मास ऑफ गन जो है इट इज वेरी लार्ज ड्यू टू विच वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज वेरी स्मॉल। चलो बेटा, व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ बोट, बोट इज पुश्ड बैक, क्यों, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, ठीक है बेटा। इंसान जब ये बोट को जंप्स आउट ऑफ बोट, तो ये बोट जो है पीछे डायरेक्शन में लगाया जाता है, इंसान जो है आगे डायरेक्शन में जाता है, उसकी वजह से जो मोमेंटम है बेटा वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो होना चाहिए, फाइनल तब जीरो होगा जब बोट पीछे जाएगा, इंसान आगे जाएगा, ये मोमेंटम पी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट मोमेंटम जीरो, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए आगे और पीछे जाएगा। चलो बेटा, व्हाट इज मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या, ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, इसका काम है स्लो डाउन स्पीड कराना, स्लो डाउन स्पीड कराना। चलो ये आप आगे देखोगे बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स में कहीं पे देखोगे, फिलहाल यहां पे जरूरत नहीं है। मास ऑफ बॉडी, बॉडी ऑफ मास एम, बॉडी का मास है बेटा एम, इसकी वेलोसिटी है वी, इलास्टिक कोलिजन हुआ सेम मास के साथ जो रेस्ट पे है, सेम मास के साथ लेकिन दूसरी बॉडी रेस्ट पे, कोलिजन के बाद किसको, चलो ये बॉडी ए मानेंगे, ये बॉडी बी मानेंगे, इनकी स्पीड क्या होगी आपको पता है बेटा। इलास्टिक कोलिजन में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप मेरी चेकलिस्ट चेक कर सकते हो, रिसेंटली मैंने कोलिजन पे एक बड़ा 3 घंटे का वीडियो डाला है नीट एंट्रेंस के लिए, उसमें मैंने एक केस अलग से डिस्कस की है, आपको जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर मासेस इक्वल हुए और कोलिजन क्या हुआ इलास्टिक, तो ए जो है ए रेस्ट पे आएगा, बी को ए की वेलोसिटी मिलेगी, इनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज होती है, ठीक है बेटा। When is exchange of energy maximum, अच्छा एक्सचेंज ऑफ, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को एनर्जी दी, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तब मैक्सिमम होती है जब दोनों के बोथ मास आर इक्वल, m1 m2 के बराबर। ये वाला केस ना, ये बात, इस वाले केस में, ये वाला केस जो पीछे मैंने डिस्कस किया, इसमें बेटा एक तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। सो आप क्या बोलोगे सर, जब दोनों का मास सेम, जब दोनों का मास सेम और m2 जो है वो रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, इस वाली केस में क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। कैन ज्योमेट्रिक सेंटर एट सेंटर ऑफ बॉडी कोइंसाइड, क्या ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हो सकता है, हाँ। डिस्क की एग्जांपल ले लो, डिस्क जो है बेटा, डिस्क का जहां पे सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर है, वहीं पे सेंटर ऑफ मास भी है, सो ये पॉसिबल है, ये दो सेंटर्स मिल सकते हैं, किसमें, डिस्क में, ठीक है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड गिव इट इट्स वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, और इसका वैल्यू आपको पता है बेटा, इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 1 है और इन इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 0 से लेकर 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, नो, हमेशा नहीं होता है। रिंग की एग्जांपल ले लो, रिंग में सेंटर ऑफ मास आउटसाइड बॉडी होता है, तो ठीक है बेटा। तो यहां पे एक और क्वेश्चन है शायद, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, नो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पे नेट हम मानते हैं फोर्स एक्ट कर रहा है, जहां से बॉडी mg के बराबर हम लेते हैं। If two bodies stick after collision, will the collision be elastic or inelastic? अगर दो बॉडीज आपस में स्टिक हुई, बंद हुई, तो ये कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है, ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक,
ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे जो मैंने दिखाए। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में रोटेशनल मोशन पे लाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।